So students, today we are going to study some common human diseases. तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि डिसीज किसको बोलते हैं. आम जबान में डिसीज हम बीमारी कहते हैं. जैसे क्या होता है ये, द नेम इट सेल्फ सेज डिस ईज. इजीनेस से कहाँ जाना है हम, डिसकंफर्टेबल जोन में जाना, या फिर जो हमारी बॉडी एक नॉर्मल कंफर्टेबल इजीनेस जो है बॉडी की वो चली जाएगी और हम अलग अलग सिम्टम्स होंगे और प्रॉब्लम्स होंगी जो डिसीज जिसे हम कहते हैं. The definition of a disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all or part of an organism. क्या होती है डिसीज? डिसीज जो है एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो बॉडी के किसी पार्ट को या पूरी बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाले, या तो उसके स्ट्रक्चर पर नेगेटिव इफेक्ट डाले या फिर उसके फंक्शन पर. स्ट्रक्चरली किस तरीके से, सेल्स डैमेज हो सकते हैं, और फंक्शनली क्या हो सकता है कि कोई सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन या जो भी मेटाबॉलिज्म है वो उसको इफेक्ट करे. तो डिसीज ऐसी कंडीशन होती है जो बॉडी को या बॉडी के पूरी बॉडी को या किसी पार्ट को उसके स्ट्रक्चर या फंक्शन जो होता है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाले. और ये जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है इट इज नॉट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इंजरी. इसका कॉज क्या हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू द इन्फेक्शन, या तो फिर डिफेक्टिव डाइट से, या फिर हेरिडिटरी भी हो सकता है. इन्फेक्शन हो सकता है हमको वायरस का, फंगस हो सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, हेलमिंथ इन्फेक्शन हो सकता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन विच कैन कॉज द डिसीज. डिफेक्टिव डाइट में या तो ओवर ईटिंग या फिर माल न्यूट्रिशन, ये दोनों कंडीशन ऐसी है जिससे डिसीज होती है. हेरिडिटरी जो बाय बर्थ प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होती है, जीन्स में डिफेक्ट होना या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होता है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. Disease are basically categorized into the two part. दो पार्ट, मतलब डिसीज के दो पार्ट टाइप्स पढ़ने हैं हमको, congenital disease and acquired disease. Congenital disease किसको बोलते हैं? A disease which is present from the birth. जो by birth disease present होती है, पैदाइश के टाइम से present होती है, उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिसीज बोलते हैं. और इसका रीजन क्या हो सकता है, ये डिसीज किस वजह से हो सकती है? या तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है, जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो, जीन्स में कोई तकलीफ हो उसकी वजह से, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है. जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं, डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में कैसा होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है 2 की जगह 3 आ जाता है. यहाँ पर कैसा होता है, मियोसिस के टाइम पर सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से ये डिसीज हो जाती है, और बहुत इसके सिवियर सिम्टम्स होते हैं जो हम डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में देख सकते हैं. एंड इट इज कॉन्जेनाइटल डिसीज, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है. एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का एक एग्जांपल है J6PD जो डिसीज होती है, इसमें एक एंजाइम की सिक्रीशन ना होने की वजह से मेटाबॉलिक जो होती है, मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट होता है. एंड जो कॉन्जेनाइटल डिसीज होती है वो प्रैक्टिकली जो होती है आप बोल सकते हो कि ये इनक्योरेबल होती है. अनफॉर्चुनेटली इसका कोई क्योर नहीं है, ये ठीक नहीं होती है, ट्रीट नहीं हो पाती है. बट ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द लाइफ साइंस, अभी बहुत तरक्की हो चुकी है हर चीज में, तो ये जो कॉन्जेनाइटल डिसीजेस है, रिसर्च इतनी आप देख सकते हो अलग अलग तरीके की हो सकी, तो इससे क्या है कि कुछ इनबॉर्न डिसीजेस ऐसी है जो क्योर हो सकती है जीन थेरेपी से, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, या फिर जो भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीजेस में, उनके जो इफेक्ट्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो पेशेंट की वो तकलीफ जो है वो थेरेपी से, वो ट्रीटमेंट से थोड़ा सा कम हो सकती है. एक्वायर्ड डिसीज किसको कहा जाता है? एक्वायर्ड डिसीज वो डिसीज होती है विच डेवलप्स आफ्टर द बर्थ. ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, ये आफ्टर बर्थ जो होती है ये डेवलप होती है. एक्वायर्ड डिसीज जो है इसमें भी हमको दो डिसीजेस पढ़ना है. इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू कम्युनिकेबल
or infectious diseases or non-communicable or non-infectious diseases. What is communicable diseases and non-communicable diseases, ये हम already हमारी first जो ये lecture था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. What is communicable disease? The disease which are transmitted from infected person to another healthy person directly or indirectly is known as communicable disease. वो डिसीज जो बीमार इंसान से किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर होती हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं. और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है पैथोजेंस. ये इंफेक्शियस डिसीज है जो कि ये पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ्स, इनकी वजह से होती है. ऑन दी अदर हैंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, the disease that cannot be transmitted from infected person to another healthy person directly or indirectly is known as non-communicable disease. ये non-infectious disease होती है जो infected person से यानी बीमार इंसान से healthy person जो होता है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती है. कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जांपल ले सकते हो आप ट्यूबरकुलोसिस, इवन दिस कोविड-19. एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. ये किसी ये जिसे पैथोजन जो होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, हेलमिंथ्स, इनसे नहीं फैलती है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस किसकी वजह से होती है, मेटाबॉलिक जो डाइट वगैरह होती है हमारी उसमें प्रॉब्लम हो, या मेटाबॉलिज्म में कोई डिसऑर्डर आ जाता है उसकी वजह से हो सकती है, या बॉडी का कोई ऑर्गन या पार्ट जो है उसका फंक्शन या स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है वो होती है. कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता है कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है ये पैथोजेंस जो होते हैं उससे ट्रांसमिट होती है. पैथोजेंस जो होते हैं वायरस, फंगस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं. और कभी कभी ये जो पैथोजेंस होते हैं ये पैथोजेंस डिसीज को स्प्रेड करने के लिए फैक्टर्स का यूज करते हैं ताकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सके. फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, मलेरिया इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होती है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली नहीं जा सकता है. इसके लिए वो मॉस्किटो का यूज करता है. मॉस्किटो जब एक पर्सन का ब्लड सक करता है उसके बाद वो दूसरे पर्सन का ब्लड सक करता है तो इस तरीके से वो डिसीज को स्प्रेड करता है. डायरेक्टली मॉस्किटो इज नॉट अ मलेरिया कॉजिंग एजेंट. वो क्या है, वो एक वेक्टर है जो सिर्फ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड कर रहा है. सो व्हाट इज मॉस्किटो? मॉस्किटो क्या है, वो एक वेक्टर होता है. वेक्टर्स पैरासाइट्स होते हैं एक तरह से. पैरासाइट्स किसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह करके डिसीज कॉज करते हैं. वेक्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट्स एंड दूसरा होता है एंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स किसको बोलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बेडबग, हेड लॉस का एग्जाम्पल ले सकते हो. एक्टोपैरासाइट इज अ पैरासाइट विच लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट. वो बॉडी के ऊपर रहता है, बॉडी के अंदर नहीं, और ये डिसीज कॉज करता है. एंडोपैरासाइट्स जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर मतलब जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, टेपवर्म का एग्जाम्पल दे सकती हूँ. ये बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर ही डिसीज कॉज करते हैं. सो दे आर दी एंडोपैरासाइट्स. So the first disease which we will study is malaria. मलेरिया बेसिकली इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज. ये वेक्टर क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. जो यहाँ पर वेक्टर जो है वो क्या है, द वेक्टर इज दिस
मॉस्किटो। क्या है वेक्टर यहाँ पर हमारा? मॉस्किटो है। ओके, सो बेसिकली मलेरिया जो है किसकी वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। किसकी वजह से होता है ये? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, बट ये जो मलेरिया है वो स्प्रेड कैसा होता है? वो मॉस्किटो की वजह से होता है, बट द मेन कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम। There are four kinds of malarial parasites which can infect the humans. The first one is the Plasmodium vivax. The second one is the Plasmodium ovale, and the third one is the Plasmodium malaria, and fourth one is the Plasmodium falciparum. ये चारों में से जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है ये सबसे डेंजरस टाइप का है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की वजह से होता है, एंड अगर इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता है तो इट कैन इवन कॉज दी डेथ ऑल्सो, और ये बहुत फेटल भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द दिस फोर टाइप्स, जो प्लाज्मोडियम में चारों टाइप के, उसके बेसिस पर जो मलेरिया है वो 4 टाइप का है। तो व्हाट इज मलेरिया? आपको मैंने बताया है मलेरिया जो होता है ये एक पैरासिटिक डिसीज है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रही है, बट ये जो प्लाज्मोडियम है इसको ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कौन कर रहा है? मॉस्किटो कर रहा है। विच मॉस्किटो? सारे मॉस्किटो नहीं, only the female anopheles mosquito, only female anopheles mosquito। फीमेल एनाफिलस जो मॉस्किटो होती है वो जब क्या करती है, किसी इंसान को काटती है, ब्लड जब उसका सक करती है, तो वो उस टाइम पर क्या करती है, बॉडी के अंदर सलाइवा रिलीज करती है। वो सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम जो होता है, अगर वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है तो वो सलाइवा से ये ह्यूमन में चला जाएगा, फिर वो इस ह्यूमन को वापस से कोई एनाफिलस मॉस्किटो काटता है अगर, तो ब्लड से वो वापस से दूसरे मॉस्किटो में चला जाएगा। वो दूसरा मॉस्किटो फिर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसको भी मलेरिया हो सकता है। मेल मॉस्किटो जो रहता है वो मलेरिया ट्रांसमिट नहीं करता है, बिकॉज मेल मॉस्किटो जो होता है वो ब्लड पर फीड करता ही नहीं है, वो प्लांट जूसेस वगैरह जो होता है उस पर फीड करता है। There are about 60 species of Anopheles mosquito which can transmit the malaria. Like all mosquitoes, Anopheles breed in water. ये भी कहाँ पर? आपको पता है मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? ज्यादा पानी में पैदा होते हैं, इसलिए पानी को जमा करना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि मॉस्किटो ज्यादा पैदा होंगे, और ज्यादा पैदा होंगे तो क्या होगा, डिसीज जो होती है उसको स्प्रेड होने में हेल्प मिलेगी। सो बेटर है कि इस चीज को हम अवॉइड करें ताकि मॉस्किटो से मलेरिया जो है वो ज्यादा ना फैले। अभी हमको मलेरिया जो है, मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ना है, बट बिफोर स्टडिंग द लाइफ साइकिल मुझे आपको ये बताना है कि जो अलग अलग स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के, आपने देखा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये बॉडी में जब ये आते हैं तो किस तरीके से ये हमको पूरा इफेक्ट करते हैं, वो उसका लाइफ साइकिल जो है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो अगर कोई भी मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर प्रेजेंट है, तो वो कहाँ पर होता है? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में होता है। और ये जो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में होता है ये कौन से फॉर्म में होता है? स्पोरोजोइट फॉर्म में होता है। ये स्पोरोजोइट फॉर्म में होता है। अब जब ये किसी इंसान को काटता है तो ये जो उसका ये काटने के टाइम पर ये क्या करता है, ब्लड में सलाइवा जो होता है वो मॉस्किटो जो होता है अपना रिलीज करता है। और जब ये मॉस्किटो ब्लड में सलाइवा रिलीज करता है उसी टाइम पर ये जो स्पोरोजोइट फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम का, वो ह्यूमन की बॉडी में क्या है, एंटर कर जाते हैं। अब ये स्पोरोजोइट जो है इनका टारगेट क्या होता है? इनका टारगेट होता है लिवर। ये वहां से कहाँ जाते हैं? लिवर में जाते हैं। लिवर में जाने के बाद में ये जो लिवर के सेल्स होते हैं, हिपैटिक सेल्स जो होते हैं, वहां पर ये डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं कुछ टाइम तक का। फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को।
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करके वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्पोरोजोइड से क्या बना देते हैं, मीरोजोइड्स बना देते हैं। ये जो मीरोजोइड्स जब बहुत सारे बन जाते हैं इस टाइम पर क्या होता है, ये जो हिपैटिक सेल्स होते हैं ये बस्ट हो जाते हैं। ये बस्ट होने के बाद में ये मीरोजोइड्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये मीरोजोइड्स रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद में ये क्या करते हैं, जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, ये जाकर के उनको इन्फेक्ट करते हैं। ये एरिथ्रोसाइट्स पर चले जाते हैं। अब एरिथ्रोसाइट्स पर जाने के बाद में ये वापस से रिप्रोड्यूस करते हैं, वापस से रिप्रोड्यूस होते हैं और रिप्रोड्यूस होने के टाइम पर ये क्या करते हैं, ये दो टाइप का इनमें रिप्रोडक्शन होता है। एक जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन में ये वापस से मीरोजोइड्स बनाते हैं और ये जो मीरोजोइट्स बनते हैं ये आरबीसीज को ही क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये इतना जब इनका डिवीजन होता है बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाते हैं, इतने ज्यादा बन जाते हैं कि एक आरबीसी से हैंडल नहीं होता है। आरबीसी जो होता है वो बस्ट हो जाता है और बस्ट होने के बाद में जो है वो क्या होता है, दूसरे आरबीसी जो होता है उनको इन्फेक्ट कर लेता है। ऑन दी अदर हैंड ये जो मीरोजोइट्स होते हैं ये ट्रोफोजोइट्स भी बनाते हैं। ये जो ट्रोफोजाइट्स होते हैं ये ट्रोफोजाइट्स आगे जाकर के क्या करेंगे, ये कन्वर्ट होते हैं एरिथ्रोसाइटिक स्काइजोन्ट में और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। अब इस टाइम पर ये मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स यहाँ पर बने ये ब्लड में रहेंगे और मॉस्किटो जो है वो ब्लड सक करने के लिए जब आता है, कोई दूसरा मॉस्किटो आएगा ब्लड सक करेगा। ये ब्लड सक करने के टाइम पर ये जो गैमेट्स हैं, ठीक है, ये गैमेट्स क्या होंगे, कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे। क्लियर है। एक चीज हमको याद रखना है कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो दो होस्ट में कंप्लीट होता है, एक होस्ट में नहीं कंप्लीट होता है, दो होस्ट में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट होस्ट इज दी ह्यूमन। पहले अभी जो हमने समझा ये पूरा किसमें समझा है, ह्यूमन के अंदर मलेरिया का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, गेमेटोसाइट्स बन गए हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट बन गए हैं, यहाँ पर ह्यूमन में इसका साइकिल कंप्लीट हो गया। अब मॉस्किटो ने बाइट किया, अब ये मॉस्किटो की बॉडी में चले जाते हैं। अब मॉस्किटो की बॉडी में जाने के बाद में दिस मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, ये क्या होंगे, यूनाइट होंगे और यूनाइट होकर के ये क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ये जाइगोट फॉर्म करेंगे और ये जाइगोट जो है वो कहाँ जाएगा, मॉस्किटो के गट में जाएगा। ठीक है, मॉस्किटो के गट में जाने के बाद में वो oocyst जो है या फिर ओकाइनेट स्टेज में जाएगा, फिर उसके बाद में वो oocyst बनाएगा। oocyst बनाने के बाद में ये जो है मॉस्किटो के गट में क्या होगा, ये वापस से यहाँ पर ये oocyst जो है वो क्या करेगा, स्पोरोजोइट्स फॉर्म करेगा। स्पोरोजोइट्स जब इसमें फॉर्म हो जाएंगे तो ये बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने के बाद में ये स्पोरोजोइट्स कहाँ चले जाएंगे, वहां से चले जाएंगे ये सलाइवरी ग्लैंड में। सो दिस इज हाउ the plasmodium completes its another cycle in the mosquito। तो प्लाज्मोडियम को अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट लगते हैं, पहला ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। स्पोरोजोइट्स यहाँ बन गए, सलाइवरी ग्लैंड में है। अब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को जब बाइट करेगा तो वापस से ये सलाइवरी ग्लैंड जो होगा वहां सलाइवरी ग्लैंड से ये सलाइवा रिलीज करेगा ब्लड में और ये स्पोरोजोइट्स जो होंगे वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ इट विल दिस मॉस्किटो विल ट्रांसमिट दी मलेरिया। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब मलेरिया जो है वो ट्रांसफर तो हो गया, ट्रांसफर होने के बाद में अब जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद में ऑब्वियसली इट विल कॉज अ डिसीज। जब डिसीज होती है तो जैसे ही ये प्लाज्मोडियम बॉडी में आता है, बॉडी फॉरन सिम्टम्स नहीं देती है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट होकर के सिम्टम्स शो करने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर होता है जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 28 डेज होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल का इंक्यूबेशन पीरियड 17 डेज होता है एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 12 डेज होता है।
और मलेरिया में फीवर जो है वो बहुत ज्यादा आता है, ये आपको पता है। सिम्टम्स जो है हमको फौरन नहीं देखने के लिए मिलते हैं। सिम्टम्स कब आएगा? 7 to 15 days आफ्टर द बाइट ऑफ द इन्फेक्टिव मॉस्किटो। और हाई फीवर जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 48 आवर्स के इंटरवल पे आता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया में 72 आवर्स के इंटरवल पे आता है, ओवेल में 48, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में इरेगुलर इंटरवल्स पे कैसा होता है? हाई फीवर आता है। सो व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया? सबसे पहले हमको ये समझना है, दीज आर दी ऑल सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? फीवर होगा, ठीक है। फीवर के बाद में हेडेक होगा, सर में दर्द होता है, फिर उसके बाद ठंडी लगती है, और डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में मलेरिया हुआ है कि नहीं ये पहचान पाना। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे इन्फेक्शन और बढ़ता है, क्लासिक सिम्टम्स में क्या होता है? पहले हाई फीवर आएगा, हाई फीवर आने के बाद में शिवरिंग होगी, बहुत ज्यादा बॉडी जो है कांपेगी, शिवरिंग होगी, फिर उसके बाद में पसीने आएंगे, सडन स्वेटिंग होगी। तो ये एक इंडिकेशन होता है मलेरिया के लिए। और ये जो एपिसोड होता है, ये पूरा जो रहता है वो रिपीट होता है 6 आवर्स के बाद में, या फिर 2 दिन के बाद में, या 3 दिन के बाद में। अनदर सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया इज बॉडी पेन, वीकनेस, वोमिटिंग, एंड स्किन ठंडी लगना, स्वेटिंग होना, ड्राई कफ आना, स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है, और स्टमक जो होता है उस पर इन्फेक्शन से ये असर होता है कि नौशिया, वोमिटिंग जो होता है वो है, मसल्स में एकदम थकान लगती है, पेन लगता है, बैक पेन होता है, जॉइंट पेन होगा, अनीमिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिथ्रोसाइट्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से अनीमिया का भी प्रॉब्लम होता है, लिवर इनलार्जमेंट हो जाता है, इन फ्यू केसेस रेटिना भी डेवलप होता है, और ब्रेन में भी इंफेक्शन हो सकता है। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सो मलेरिया का डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, कि किसी को मलेरिया हो गया ये कैसे पता चलेगा? जब टेस्ट वगैरह होते हैं तो उससे पता चलता है, उससे ही हम डायग्नोसिस कहते हैं। सो देर आर 3 कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ द डायग्नोसिस। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है, एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। हियर यू कैन सी द डिटेल्स विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल आप इसको रीड करके समझ सकते हैं। फॉर द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या किया जाता है? ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसका स्मीयर बनाया जाता है स्लाइड के ऊपर, उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको फिक्स किया जाता है, ब्लड को मीथेनॉल से स्टेन किया जाता है, फिर उसके बाद में स्लाइड को क्लीन किया जाता है वाटर से, ड्राई करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मलेरियल पैरासाइट्स, अगर इन्फेक्टेड होगा इंसान तो उसमें मलेरियल पैरासाइट्स जो होंगे प्लाज्मोडियम वो नजर आते हैं अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो तो। नेक्स्ट इज द एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो होते हैं, एंटीबॉडीज से पता चलता है। यहाँ पर ब्लड सैंपल लिया जाता है, और यहाँ पर ब्लड जो होता है उसको नाइट्रोसेल्यूलोज स्ट्रिप आती है, एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन की, उस पर एक ड्रॉप डाली जाती है, फिर उस पर जो बफर या लाइजिंग या फ्लशिंग एजेंट की जरूरत होती है उसको डाला जाता है, इसको इंक्यूबेट किया जाता है, और इंक्यूबेट करने के बाद में इसको कंट्रोल एंड टेस्ट लाइन को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो टेस्ट लाइन होगी उस पर ऑलरेडी मलेरिया से फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगी, और कंट्रोल लाइन पर, सॉरी, कंट्रोल लाइन जो होगी उस पर ऑलरेडी मलेरिया से फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो प्रेजेंट होगी, और अगर टेस्ट लाइन पर भी वही आपको सिग्नल मिलता है तो उससे ये पता चलता है कि बॉडी जो है उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में क्या होता है? सस्पेक्ट का ब्लड लिया जाता है, यहाँ पर जो है आरएनए या डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसको पीसीआर जो होता है, पीसीआर में एम्प्लीफाई किया जाता है। एक से बहुत सारे जो होते हैं जीन्स बनाए जाते हैं, और एम्प्लीफिकेशन करने के बाद में, ठीक है, इसको मतलब देखा जाता है जो रिएक्शंस होते हैं, उसको फिर फिल्म से, एक्सरे फिल्म से या फ्लोरेसेंस तरीके से उसको ऑब्जर्व किया जाता है न्यूक्लिक एसिड को, कि मलेरियल जो डीएनए है वो प्रेजेंट है या नहीं है।
Here is the prevention and control and treatment. First I will discuss the treatment. मलेरिया को का जो ट्रीटमेंट होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. कौन सी स्पीशीज है मलेरिया की वो मालूम होना चाहिए, इन्फेक्शन कितना सिवियर है, एज जो है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की कितनी है. तो बहुत सारे ड्रग्स है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. द ड्रग्स आर क्लोरोक्विन, क्विनिन, डॉक्सी साइक्लिन. दीज आर द ड्रग्स जिसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए मलेरिया के. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मलेरिया को रोकने का एक सबसे अच्छा और बेहतर तरीका ये है कि हमको मॉस्किटो से बचना होगा. तो मॉस्किटो से बचने के लिए क्या करना है, मॉस्किटो जहां पर ब्रीड करते हैं, जैसे कि पानी वगैरह में मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, तो वो पानी जो है हमको जमा नहीं होने देना है. पानी ऐसा क्लीन वाटर होना चाहिए, कहीं पर पानी ऐसा स्टोर ना हो कि जिससे मलेरिया जो है वो मतलब फैल सके या उसमें मॉस्किटो जो है वो जमा हो सके. एक सबसे पहली कंडीशन ये होती है. सेकंड जो होगा आपको मतलब हेल्थ और हाइजीन जो होता है उसका ख्याल रखना होगा. मॉस्किटो नेट्स यूज करना चाहिए ट्रीटेड विथ पायरेथ्रिन. पायरेथ्रिन जो है ये एक केमिकल है जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है, इसकी जो है प्रॉपर्टी होती है ये, तो इसके लिए ऐसी नेट्स यूज करना चाहिए. जो हम कपड़े पहनते हैं वो स्लीव्स होने चाहिए, लॉन्ग ट्राउजर पहनना चाहिए ताकि मॉस्किटो काट ना सके हमको. मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करना चाहिए. छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स जो रहते हैं उनको ट्रैवलिंग ऐसे एरिया में नहीं करना चाहिए जहां पर मलेरिया जो है वो बहुत ज्यादा फैलता है. और मॉस्किटो लार्वा जो है मतलब पानी अगर है तो वहां पर फ्रेश वाटर फिश आती है, गॉम्बुसा फिट सॉरी गैम्बुशिया फिश होती है, उसकी ब्रीडिंग करानी चाहिए क्योंकि वो लार्वे जो होते हैं मॉस्किटो के वो खा जाते हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल दी मलेरिया. मॉस्किटो को कंट्रोल करके हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं. The next disease which we are going to study is the amoeboisis. Amoeboisis ये डिसीज जो है ये एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है जिसकी वजह से होती है. द नेम ऑफ द पैरासाइट इज एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका. ठीक है. Amoeboisis is caused by the protestant parasites Entamoeba histolytica. Only about 10 to 20% of the people who are infected with Entamoeba histolytica they become sick from the infections. Otherwise ये asymptomatic ही रह जाता है. 15% पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की है वो इससे इन्फेक्टेड है, मतलब ये डिसीज कॉज करता है और ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ये इन्फेक्शन होता है. Next we will study the life cycle of the Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica किस तरीके से मतलब ये किस हमारी बॉडी जो है उसमें असरअंदाज होता है. द फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइफ साइकिल यहाँ पर आप देख रहे हो इसका एक ही होस्ट होता है और कोई भी जो पैरासाइट होता है वो दो फॉर्म में होता है. एक होता है सिस्ट फॉर्म और दूसरा होता है ट्रोफोसाइट फॉर्म. यहाँ पर आप ये देख रहे हो ये है ट्रोफोसाइट फॉर्म. जो सिस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो ये सिस्ट फॉर्म है यहाँ पर. तो ये जो सिस्ट होता है ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मेटाबोलाइजिंग होता है, नॉन रिप्रोड्यूसिंग होता है और इसके ऊपर थिक वॉल होती है और ये जो होता है इन्वायरमेंट जो होता है उसमें प्रोटेक्टेड रहता है और ये डिसीज कॉज नहीं करता है. ऑन दी अदर हैंड ये जो ट्रोफोजाइट होता है ये मोटाइल होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोड्यूस करता है और थिन वॉल से कैसा होता है ये मतलब कवर होता है और ये इन्वायरमेंट या होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है. तो ये एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है ये जो है सिस्ट फॉर्म में जब होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जब सिस्ट फॉर्म में होता है और सिस्ट फॉर्म में ये जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो फीकल मैटर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीटा उसकी बॉडी का, उसमें प्रेजेंट होता है और ये इन्वायरमेंट में आ जाता है. एनवायरमेंट ये जो सिस्ट होता है इसके ऊपर थिक कवरिंग होती है और ये नॉन इन्फेक्टेड स्टेज में होता है और ये इन्वायरमेंट में रहता है. अब अगर ये किसी हेल्दी पर्सन में जाता है किसी कंटामिनेशन फीकल कंटामिनेशन की वजह से
तो वो बॉडी में जाने के बाद में इंटेस्टाइन में जब रीच करता है, ये इंटेस्टाइन में भी जो इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां जाने के बाद में ये स्पोरोजॉइड ट्रोफोजॉइड जो होता है उसमें कन्वर्ट होता है। और ये जो ट्रोफोजॉइड होता है, ये ट्रोफोजॉइड के अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। इट इज 4 न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, और ये इसमें सेल डिवीजन होता है ट्रोफोजॉइड में, और बाइनरी फिजन होता है, और ये सिस्ट फॉर्म करता है, और बहुत सारे ट्रोफोजॉइड्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं और सिस्ट भी फॉर्म होते हैं, और ये इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज करता है। फिर ये जो सिस्ट बनते हैं ये कहाँ जाएंगे, फीकल मैटर में जाते हैं। फीकल मैटर से फिर वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होते हैं, और अगर ये जो फीकल मैटर है वो कंटैमिनेटेड फीकल मैटर अगर किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है, पर्सन के कांटेक्ट में आता है, तो ये वापस से मतलब उसमें भी इसी तरीके से इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज करते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस मोड से ट्रांसमिट होते हैं, तो यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो, पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द कंटैमिनेटेड वाटर और फूड। क्या होता है, ये फीकल मैटर से ही जो है ये क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं। अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर कोई इंसान वो कंटैमिनेशन जो होता है वो गंदा पानी या खाना अगर खा लेता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सन जो होता है फीकली कंटैमिनेटेड उसको अगर कंज्यूम करता है तो ही ये डिसीज होती है। इन अ रेयर कंडीशन वेक्टर्स जो होते हैं जैसे कि मक्खियां हो गई, फ्लाइज, कॉकरोच एंड रोडेंट्स, दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। And one more mode of transmission is the फर्टिलाइजर, जो खाद बनती है ह्यूमन वेस्ट से, और वहां से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स क्या है इसके, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है, ये अभी हमको देखना है। द सिम्टम्स, ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है इसके, मोस्ट पीपल विद दिस इन्फेक्शन डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। सिम्टम्स आते भी है तो कब आते हैं, 7 to 28 डेज जो होता है वो पैरासाइट से एक्सपोज होने के बाद में ही सिम्टम्स आते हैं। और माइल्ड सिम्टम्स में क्या होगा, पेट दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, डायरिया होता है, पैसेज ऑफ 3 to 8 सेमी फॉर्म्ड स्टूल्स पर डे, या फिर सॉफ्ट स्टूल्स जो होता है म्यूकस के साथ में टॉयलेट जो होती है। ओकेजनली ऐसा होता है कि ब्लड भी हो सकता है उसमें, थकान होगी, गैस बहुत ज्यादा बनेगी, रेक्टल एरिया में पेन होगा, और वेट लॉस होगा। यहाँ पर सीवियर सिम्टम्स में क्या हो सकता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ब्लड स्टूल्स में ब्लड आना, और लिक्विड स्टूल्स जो होते हैं पूरे ब्लड के साथ में पास होना, 10 to 20 स्टूल्स पर डे, फीवर, वोमिटिंग, ये सारे जो है ये सीवियर सिम्टम्स जो होते हैं उसमें आते हैं। और ये जो है मतलब हिपैटोमेगाली भी यहाँ पर होता है कि जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पर ये जो पैरासाइट होता है ये लिवर में भी चला जाता है, और लिवर में क्या होता है, ये जाने के बाद में अमीबॉइक लिवर एब्सेस करके डिसीज जो होती है वो कॉज करता है। तो वहाँ पे फीवर होता है, और राइट एब्डोमेन में क्या होता है, वहां पर पेन भी होता है। तो डायग्नोसिस इसका किस तरह से किया जाता है, जो टॉयलेट होती है या स्टूल जो होता है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द severity of the infection, ये these are the drugs, these are the medicines जो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होती है। अगर ये लिवर तक इन्फेक्शन पहुंच गया है या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो these are the disease, और उनको किस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया ये यहाँ पर आप चार्ट है जिसको देख करके आप इसको क्लियरली समझ सकते हो।